चलो हम लोग देखते हैं। ये तुम लोगों को साइंस का लास्ट चैप्टर है, वायु और जल का प्रदूषण। मुख्य रूप से हम लोग समझो हमारे जीवन में जो होती है वायु और जल जो होती है बहुत ही उपयोगी है। इसमें कैसे प्रदूषण हो रहा है और ये प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है। तो हम लोग कुछ इसमें पढ़ लिए हैं, वायु के बारे में पढ़ लिए हैं। तो वायु के प्रदूषण में ही अम्लीय वर्षा आती है। जब वायु प्रदूषित होगा तभी अम्लीय वर्षा होता है। लेकिन कहाँ होता है? जहाँ पर कल कारखाने अधिक मात्रा में स्थापित है। जब कल कारखाने स्थापित होता है तो उसको जलाने के लिए, कल कारखाने को चलाने के लिए उसमें क्या प्रयोग होता है? ईंधन होता है। ईंधन के रूप में हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है जलाने में। या जो पदार्थ जलता है उससे बहुत सारा प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं जो वायुमंडल में मिलती है। मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर के ऑक्साइड होगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होगा। ये मुख्य रूप से निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है। ध्यान समझो, कल कारखाने स्थापित है, उससे क्या निकला? ईंधन जलने के पश्चात निकला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन जब मुड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दूध जो होता है अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी होते हैं। मतलब वह जो होता है ज़्यादा प्रभावित करता है। अब ये जो दोनों जो हानिकारक पदार्थ जो है हमारे वायुमंडल में जब मिलती है तो हमारे वायुमंडल में मौजूद क्या रहेगा? जल वाष्प, जल के कण। जैसे मान लो हम लोगों को अभी ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है तो ठंडी कारण क्या होता है? हमारे हवा में जो होती है आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। आर्द्रता किसको बोलते हैं? नमी को। जब वायुमंडल की हवाओं में नमी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमको ज़्यादा ठंड का अनुभव होती है। जिससे तुम लोग जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगा तो उसमें देखेगा क्या होगा कि सुबह जब कुहासा आ जाता है। तो कुहासा क्या होता है? उसमें जल के कंगे निलंबित रूप में रहता है, कण उसमें घुला हुआ रहता है। जितना ज़्यादा ठंडा करेगा उतना ज़्यादा कुहासा आ जाता है। सुबह के पहली पहर में सूर्योदय होता है, धीरे धीरे वो समाप्त होता है। ज़्यादा कुछ हो जाता है कुहासा तो पूरे दिन कुहासा छाए हुए रहता है, वो घोर ठंडी में आ जाता है। तो जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो होती है हमारे वायुमंडल के जलवाष्प के साथ मिलती है तो वह मिल करके अम्ल का निर्माण करती है। मतलब ये दोनों मिलने किससे मिलेगा? जल के साथ मिलेगा और जल के साथ मिलने के बाद जो है वह अम्ल का निर्माण करती है और वह अम्ल जो है वो संघनित हो जा करके क्या बनाती है? बादल बन जाती है। वो जम गया, बादल में बन गया। फिर वह बादल जो होती है धीरे धीरे घूमती रहती है, अपघटित होती रहती है। फिर वह वर्षा के रूप में जब पृथ्वी पर आती है तो वह वर्षा जो होती है वह क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा। वह वर्षा कभी कभी देखा गया है कुछ जगहों पर अम्लीय वर्षा ऐसा आया है लोगों को चीख आ गया है। चीख मतलब क्या था? जो लोग घर से बाहर था वह उसके शरीर पर जब ये वर्षा के बूंद गिरा, जैसे तुम्हारे शरीर पर एसिड गिरता है उस तरह से वह जलन उत्पन्न कर दिया। पूर्णतः वो अम्लक ही था, जल की मात्रा कम था। तो ये अमेरिका में ऐसी घटनाएं घटित हुआ था। और जो कपड़े जो बाहर में सूखे मतलब सूखने के लिए डाला गया था वह कपड़े और जल गया। एसिड क्या होता है? कपड़े को जला देता है। ठीक है, तो वो अम्लीय वर्षा इतना खतरनाक होता है कि कपड़े को जला देता है। शरीर को क्या होता है? जनाब छटपटाने लगा। ऐसे मान लो कोई केचुआ देख लेगा, केचुआ समझता है ना, उसको नमक देगा, जिस तरह से वो छटपटाता है तो वहाँ शरीर पर एसिड मार देगा तो उस तरह से छटपटाएगा। एक बार एक क्या कहते हैं सोनार के घर में चोर घुस गया सोना चोरी करने का। सोना महंगा चीज़ होता है ना, एक बार लूटता है तो वो कितना साल तक बढ़िया खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। घुसा सोना चोरी करने के लिए, तो उसका जो सोनार था कोई उसका मालिक जिंदा होगा या तो कोई जिंदा होगा तो वो क्या किया, उसके पास रहता है जीरो एसिड। कभी तुम लोग भूल से भी नहीं जाना सोना को साफ कराने के लिए। कोई सोना गंदा हो जाता है ना, चांदी से या सोना का कोई भूषण होता है गंदा होता है तो चलो हम जाते सोना लेंगे साफ कराएंगे। वो किससे साफ करता है? एसिड से। जीरो एसिड साफ करता है, वो गला देता है।
गला करता है तो वो कहेगा हाँ हमारा चकाचक हो गया। जैसे लोग कोई क्या करता है, दांत साफ करता है, कहता है बालू वो घसता है, दांत चकाचक हो गया। दांत वो घसेगा बालू तो वो उसकी ऊपरी परत जो इनेमल होती है, दांत की जो ऊपरी परत क्या होती है, इनेमल होती है, उसको क्या करता है, अलग कर देता है। वो खतरनाक हो जाता है, बाद में वो हानिकारक हो जाता है। वो क्या किया, उस चोर को वही 0 एसिड से वो फेंक दिया, वहीं वो मर गया। 0 एसिड इतना खतरनाक हुआ कि तुम्हारे सिर पर एक बूंद डालेगा न, तरवा दे के निकल जाएगा। मतलब चलाते हुए जो ना गुरमिट करता है, छेद करते हुए, वैसे निकल जाएगा। तो ये जो वर्षा होती है, ये वर्षा ही अम्लीय वर्षा होती है। ये वर्षा अम्ल के साथ होती है, इसलिए इसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर सुनो, कल कारखाने से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड जब हमारे वायुमंडल के जलवाष्प के साथ मिलती है तो अभिक्रिया करके अनेक प्रकार के अम्ल का निर्माण करती है, और यह अम्ल जो है संघनित करके बादल का निर्माण करती है, और यह बादल जब पुनः पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरती है तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। चलो अम्लीय वर्षा में हम लोग आगे चलते हैं। जब अम्लीय वर्षा होगा तो ये हमारे लिए फायदेमंद तो नहीं होगा, हानिकारक होगा। ये मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, पेड़ पौधे के लिए भी हानिकारक होता है, जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, जो बड़े बड़े भवन होता है उसके लिए भी हानिकारक होता है। तो कह रहे अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव लिखना है। देखो, जब अम्लीय वर्षा होता है तो पृथ्वी की सतह पर होती है, पृथ्वी की सतह पर बहुत सारा जीव जंतु पेड़ पौधे अलग अलग आवास स्थल पर रहता है। मान लो सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं ज़मीन पर, जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं, वहाँ अम्लीय वर्षा हो गया तो मिट्टी में क्या बढ़ जाएगा, अम्लता बढ़ जाएगा। याद रखना, जिस मिट्टी का अम्लता बढ़ जाएगा तो फसल पैदावार वहाँ नष्ट होना शुरू हो जाता है, कम होगा, फसल पैदावार क्षति होने लगती है। फसल पैदावार नष्ट होगा तो हमारे किसान को इफेक्ट पड़ेगा, हमारे खाद्य संसाधन को क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो अम्ल, जैसे मिट्टी में अम्लता बढ़ जाता है तो फसल को नष्ट करता है, तो किसान क्या करता है, उस अम्लता को दूर करने के लिए उसमें चूना का छिड़काव करता है। चूना क्या होता है, उसको अम्लता मान को क्या करता है, प्रभावहीन कर देता है। तो अम्लीय वर्षा से क्या होगा, पेड़ पौधे की फसल की क्षति होगा, उत्पादन क्षमता क्या होगा, घट जाएगा, एक तुम्हारा हानिकारक प्रभाव होगी। अब चलो दूसरा प्रकार जो है नदी झील तालाब। मतलब कि जब अम्लीय वर्षा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह स्थल पर होगा, पानी में भी जाएगा, चाहे वह स्थल से पानी में बह के जाए, तो पानी में जब वह अम्लीय वर्षा जाएगी तो पानी की अम्लता को बढ़ा देगा, पानी की अम्लता को बढ़ जाएगा। जैसे ही अम्लता बढ़ जाएगा तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, मुख्य रूप से मछली के अलावा और सा जीव जंतु होता है, जितना हम लोग स्थल भाग पर कल्पना नहीं करते हैं उससे ज़्यादा जीव जंतु कहाँ रहता है, जल में रहता है। लेकिन वह समुद्र के जल में रहता है, नदी और में तो छोटा सा मछली रहता है, कोकरा तोकरा रहता है। तो जल का अम्लता बढ़ जाता है तो जल में रहने वाले जीव जंतु भी क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ये अम्लीय वर्षा का ये हानिकारक प्रभाव होता है, क्योंकि अम्ल पीएच का मान कम हो जाता है। तुम लोग एक चीज़ याद रखना, तुम लोग पीएच नहीं पढ़ा होगा, जब तुम लोग क्लास 10 में जाएगा तो पीएच पढ़ेगा। पीएच जो होता है हमारे शरीर का सारा चीज़ को नापता है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तुम लोग थोड़ा पीएच को हम लोग बताते हैं। पीएच एक स्केल होता है, स्केल टाइप में होता है पीएच, जिसका मान बीच में 7 होता है, इधर 14 होता है, यहाँ 0 से बढ़ता है, 0 से बढ़ेगा, यहाँ तक 7 जाएगा, 7 से फिर यहाँ तक जाएगा। तो ये पीएच स्केल है, जैसे हम लोग इंची रखते हैं ना, उस तरह से माप है। इसमें हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आएगा, यहाँ पर OH माइनस में आएगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन होगा और ये हाइड्रोजन आयन होगा। दोनों मान को बढ़ता घटता होने के अनुसार से अम्लता बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है। पृथ्वी पर जितना भी जलीय रूप में बनता है उसमें 3 तरह का बनाता है मान, एक अम्लीय और एक क्षारीय और एक उदासीन। उदासीन को हम लोग लवणीय के रूप में जाते हैं। 7 से ज्यों-ज्यों हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे, जितना कम पीएच होगा उतना अम्ल जो है प्रबल कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाता है। और जितना 7 के करीब होगा वह उतना दुर्लभ अम्ल कहलाता है। तो हम लोग जब अम्लीय वर्षा होता है तो पीएच का मान बढ़ता नहीं है, पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो अम्ल का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। जिससे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब ये ज़्यादा हो जाएगा, प्रभाव हो जाता है, तो पेट में दर्द करता है। यदि लोग किसी उल्टी करता है तो खट्टा पदार्थ आता है, वो पीएच को बढ़ा देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गोली खाते हैं क्षारीयता वाला। नहीं तो लोग क्या करता है, जाता है इनो लेकर घोर के पी लेता है। इनो का काम क्या होता है, अम्ल को प्रभावहीन करना, अम्लता के मान को प्रभावहीन करना। अब ज्यों ज्यों हम लोग 7 से इधर की ओर बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय को हम लोग भस्म कहते हैं, वो भस्म का मान बढ़ते जाएगा। और 7 पर रहेंगे तो वह पीएच मान क्या बोला, न्यूट्रल होता है, उसको बोलते हैं लवणीय उदासीन होता है। यहाँ पर जो होगा न ही अम्ल का प्रभाव होगा और न ही क्षार का प्रभाव होगा, किसी का प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे उदासीन होता है। तो उदासीन जहाँ पर रहते हैं, मान लो मुंह का पीएच मान अलग होना चाहिए, ब्लड का पीएच मान एक निश्चित परास की होना चाहिए। जैसे हम लोग अलग स्रोत होता है, जल हम लोग जो पीते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होना चाहिए, थोड़ा लिमिट टाइम में रहेगा। लेकिन हम लोग पीएच मान को घटा बढ़ा देते हैं, उसमें पदार्थ जो अवांछनीय पदार्थ मिलता है। अब यहाँ देखो, नदी में जब अम्लीय वर्षा होगा तो नदी में रहने वाले जीव जंतु को भी नष्ट करेगा। पीएच मान कम होगा तो उससे जो भी जीव जलीय जीव होगा वो क्या होगा, नष्ट होने लगेगा, मरने लगेगा। तो उसको बचाने के लिए जो लोग मान लो नदी और में मछली और का उत्पादन करता है, जब जानता है कि जल में पीएच का मान कम हो गया है तो उसमें क्या करता है, फिटकरी डालता है, चूना डालता है, उसको डालता है, उसको डाल करके वह न्यूट्रल कर लेता है। अब यहाँ तो अम्लीय वर्षा से मिट्टी में आवश्यक खनिज कैल्शियम जो होते हैं वह क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब अम्लीय वर्षा जब होगा तो मिट्टी की शक्ति नष्ट हो जाएगा, तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो भी वह नष्ट हो जाते हैं। अब आगे देखो, अम्लीय वर्षा जो होगा तो बड़े बड़े जो भवन होता है, जो कीमती भवन होता है, जैसे मान लो कि ताजमहल, तुम लोग पढ़ेगा इसमें, ताजमहल की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। क्यों ग्रहण लग रहा है, वो इसका रीजन क्या है, अम्लीय वर्षा है। क्योंकि ताजमहल जहाँ स्थापित है आगरा में, वहाँ पर कल कारखाने जो होते हैं बहुत स्थापित है, तो वह जो धुआं निकलेगा तो वहाँ अम्लीय वर्षा ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो कल कारखाने नहीं, हम लोग मैदानी क्षेत्र के अंदर आते हैं। जो शहरी क्षेत्र होगा जहाँ पर बहुत सारा कल कारखाने हैं वहाँ अधिकांश होता है। तो जितना बड़े बड़े भवन होता है, वो बड़े बड़े भवन पर जब अम्ल की वर्षा होती है तो वह संखमरमर जो होती है उससे वो अभिक्रिया करती है, अम्ल से अभिक्रिया करती है। इससे तुम लोग धरती पर ही गिला देगा एसिड, वो खदकने लगता है, नहीं खदकता है, खदकने लगता है तो वह क्या करता है, उसका परत को अवक्षय करती, क्षति करती है, जिससे कि उसकी जो चमक होती है, ताजमहल जो है एक चमक लेकर प्रसिद्ध है, उसकी चमक को क्या करती है, मलिन कर देती है। तो जितने बड़े बड़े भवन हम लोग पेंट करते हैं घरों में, तो जहाँ शहर में होता है, यदि मान लो चिमनी जहाँ से निकला हुआ, तुम लोग कभी खेत पर जाएगा ना, मकई के खेत में जब मकई पकने लगता है तो ना खेत काटने के लिए जो कपड़ा पहने जाएगा ना, कपड़ा काला हो जाएगा। काला इसलिए हो जाता है, हमारे गाँव में चिमनी है, चिमनी का धुआं कहाँ जाएगा, फिर पौधा खींचता है, उसको खींचने के बाद लग जाता है, उसके पत्तियाँ पर आता है, तो काटेगा तो काला काला हो जाएगा, प्रभावित हो जाता है। अब आगे देखो, अम्लीय वर्षा कारण जो है वायुमंडल में जो है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी मात्रा जो बढ़ जाती है तो वह हम लोग सांस लेंगे तो हमारे श्वसन तंत्र को वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्योंकि ये हवाएं भी चल जाएगी हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि खांसी, खोखी लोग, एक होता है सूखा खोखी, मतलब कि खांसी और नहीं आएगा, तुम लोग खाली खो करेगा, खांसी मतलब सूखा खांसी होता है, एक गिल्ला खोखी होता है, मतलब उससे कफ निकलता है, एगो में कफ नहीं निकलता है, दिखावटी वाला खोखी नहीं हुआ। अब आगे देखो, अस्थमा आता है। अस्थमा समझता होगा तुम लोग कि कुछ ऐसे लोग देखेगा, तुम लोग फिल्म में देखा होगा, कुछ लोग होता है जो फैला पर होता है, लोग जब मतलब उसका सांस घुटने लगता है तो उससे वो क्या होता है, सूंघता है या मुंह देके खींचता है। वो अस्थमा जिसको होती है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम हो गया तो वो उसका प्रयोग करता है। यदि वो उसको नहीं मिलेगा, मतलब उसका दम टूट जाएगा। उसके बाद आता है
बोकाइटिस है बीमारी, ये सब जो है श्वसन संबंधी ही बीमारी है। तो अम्लीय वर्षा से तुम लोगों को ये सब हानिकारक प्रभाव होने वाला है। अब आगे देखो, अम्लीय वर्षा की सुरक्षा के ऊपर, मतलब अम्लीय वर्षा ना हो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखो, जितना भी जीवाश्म ईंधन होता है, कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत मान लो आ जाएगा तुम लोगों को पेट्रोल, किरासन तेल, डीजल, जो भी पदार्थ आता है उसके अंतर्गत, वो सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। ये जो ईंधन के सल्फर यौगिक को हटाकर उसका शुद्ध रूप में प्रयोग करना चाहिए। मतलब इसमें जो उपयोग किया जाता है सल्फर यौगिक, इसको क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण करके हटा करके तब उपयोग करना चाहिए। तब तुम लोग पढ़ेगा, एक होता है पेट्रोल, एक होता है कि शीशा रहित पेट्रोल। शीशा भी मिलाया जाता है पेट्रोल में, शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने लिखा आता है, या उसमें सल्फर यौगिक जो होता है उसको हटा करके उपयोग करने लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है वायुमंडल प्रदूषित कम होगा। आप जहाँ पर देखो कल कारखाने हैं या बिजली घर है, वो चिमनियों के फिल्टर में स्क्रबर लगाकर, मतलब एक प्रकार के विशेष प्रकार का फिल्टर होता है, जिससे क्लोराइड टैंक होता है, उस प्रकार से उसमें क्या होता है फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर लगाने से क्या होता है कि उसमें जो भी हानिकारक पदार्थ होता है उसको फिल्टरिंग करता है, तब वो वायुमंडल में छोड़ता है। तो हानिकारक गैस जो होती है उसको बाहर निकालने से पहले क्या कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। मतलब वो जो निकलता है कल कारखाने से हानिकारक पदार्थ, उसको वो नियंत्रित करने के लिए फिल्टर का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग अम्लीय वर्षा को रोकथाम कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल की जगह पर हम लोग अन्य ऊर्जा का जो स्रोत है इसको प्रयोग कम करके, जैसे हम लोग चलाते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, उसका उपयोग करेंगे। सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, जल विद्युत ईंधन प्रयोग करेंगे। इस सब प्रयोग करने से हम लोग जो है इस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे वायु प्रदूषित नहीं होगा, अम्लीय वर्षा नहीं होगा। आप जितना भी वाहन है, वाहन से निकलने वाले जो धुआं होती है, वह धुआं जो होती है, ये जहाँ अधिक मात्रा में मान लो वाहन है, मतलब बहुत परिवहन साधन हम बहुत गाड़ी जा रहा है आ रहा है, वहाँ अधिक मात्रा में प्रदूषण होते से मान लो दिल्ली चल जाओ, उसका लेवल बढ़ जाता है प्रदूषण का, तो वहाँ पर मतलब क्लोराइड टैंक बनाना चाहिए। क्लोराइड टैंक जो होता है, जो हानिकारक जो प्रदूषक होते हैं उसको अपनी ओर खींचकर उसको नष्ट कर देता है, वायुमंडल में जाने नहीं देता है। वही प्रकार प्रयोग किया जाता है। अब कहता है अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे तुम लोगों को कहेगा मेरे पास ज़मीन कम है, पेड़ पौधे मान लो ऐसा जगह है जहाँ पर कि बंजर है, या पर जहाँ पर कि सरकारी ज़मीन है जिसका उपयोग हम लोग किसी कार्य में नहीं करते हैं, वहाँ अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे कि अम्लीय वर्षा को सुरक्षित कर सकते हैं। आप देखो, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ है, जहाँ पर कि कल कारखाने स्थापित होता है, दूर स्थापित करना है। कहाँ से, हमारे आबादी जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ से दूर, आबादी से दूर जो है कल कारखाने या औद्योगिकरण होनी चाहिए। एक रहने वाला स्थान अलग होना चाहिए, कल कारखाने उससे अलग स्थापित करनी चाहिए, जिससे प्रदूषण को जो है नियंत्रण किया जा सकता है। अब देखो, लोगों को अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव, ये मेन चीज़ होता है। लोगों को कितनों जानकारी दे तो लोग जानता है सिगरेट पीने से हानि करती है, सिगरेट पीता है, नहीं पीता है। तो आम लोगों को अम्लीय वर्षा का हानिकारक प्रभाव पता है, उसके हानिकारक प्रभाव और रोकथाम के उपाय के बारे में शिक्षित करना चाहिए, जो कि सब मिल करके पर्यावरण की हम लोग क्या कर सकें, सुरक्षा करें। ये आम लोगों की क्रिया है, मतलब आम लोग चाहेगा तो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आप मान लो सरकार क्या बनाएगा, कानून ही बनाता है, लेकिन पालन कौन करेगा, आम जनता ही पालन करेगा। आम जनता पालन नहीं करेगा तो वह सुरक्षित नहीं हो पाएगा। अब एक आता है हरित गृह प्रभाव। देखो, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जलवाष्प H2O हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हुआ, मीथेन CH4 हुआ, NO2 हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सब जो होती है पृथ्वी पर वायुमंडल में तापमान को बढ़ोतरी करती है, तापमान बढ़ा देती है। आप मान लो ये जो प्रभाव, मतलब कि तापमान को क्या करेगा, प्रभाव देगा। ये सब जो होता है जो कि वायुमंडल में मिलता है, वायुमंडल में मिल करके वायुमंडल का टेम्परेचर को बढ़ाती है। मान लो कि ऊपर में एक परत बना देगा हानिकारक पदार्थ का, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आएगी वो पराबैंगनी किरणें लौट के नहीं जा पाएगी,
तो वह क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी पर का लेवल जो होता है तापमान का वह बढ़ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हरित गृह प्रभाव है, इसी में ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन हाउस बनाया जाता है जिसे जिस शहर में मान लो कि ठंडी के मौसम में सूर्योदय नहीं होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ पर पेड़ पौधे को उगाना कठिन हो जाता है। इस तकनीक का उपयोग करता है। एक ऐसा कांच का शीशा का घर बनाया जाता है, इस घर के अंदर पेड़ पौधे को लगाया जाता है, पेड़ पौधे को लगाया जाता है। एक शीशा से बना हुआ रहता है, जो कि क्या होता है कि सूर्योदय नहीं भी होता है। मान लो कुछ समय होता है, जैसे मान लो बादल छाया हुआ है, सूर्योदय है, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश किरणों को नहीं आने दे रहा है, तो उस स्थान पर क्या करता है, ऐसा घर बनाता है, तो वह सूर्य की जो किरणें आती है, विकिरणें जाती है, इस शीशा के अंदर जब प्रवेश कर जाती है, तो यह जो कांच होती है फिर उस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। धीरे धीरे जो होता है ये उसका ऊष्मा का मान बढ़ जाता है और पेड़ पौधे के लिए पर्याप्त ऊष्मा होती है। जैसे मान लो तुम लोग एक कोई नशा संबंधी पेड़ पौधा होता है, आजकल आ गया है कि वैज्ञानिक स्तर पर एक रूम में जो है एक ऐसा टेम्परेचर तैयार करता है, उस टेम्परेचर में उस पेड़ पौधे को उपजा लेते हैं। जैसे मान लो गांजा उपजाना क्या है, कानून कार्रवाई है, तो लेकिन उसको क्या करेंगे, हम घर के अंदर उतना टेम्परेचर दे देंगे जिसमें कि वह अच्छी तरह से वृद्धि विकास करेगा। वृद्धि विकास जब करेगा तो वह पौधे विकसित होगा और उसको हम लोग उपयोग करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो ऐसा भी लोग बनाया जाता है। तो यह इस तरह से उपयोग करता है। कहाँ पर उपयोग होगा, जहाँ ठंडी इलाका होता है, जहाँ पर सूर्योदय नहीं हो पाता है, बर्फ़ से ढका रहता है, उस जगह एक करके यहाँ क्या करता है, छोटा मोटा खेती करता है, जिसमें कि सब्जियां की खेती करता है। ये जो ग्रीन हाउस उसी तरह से काम करता है। हमारे वायुमंडल में ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, ये जब सूर्य किरणें को क्या करती है, आने देती है, प्रकाश किरणें को रोकती नहीं है, आने देती है, फिर वो किरणें को ऊष्मा को फिर बाहर निकलने से रोकती है, नहीं जाओ, आने का निशान मिलेगा, जाने का निशान नहीं मिलेगा। वो क्या करता है, जैसे जैसे ऊष्मा जो है पृथ्वी के चारों ओर रोक लेती है, तो वह रोक लेने के बाद जो होती है उसका तापमान क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाएगा, पृथ्वी का टेम्परेचर जो जीव जंतु पर वो टेम्परेचर क्या बताएगा, ज़्यादा बताएगा। हम लोग तुलना करते हैं अपने लाइफ में कि पहले जो था और अब जो है ठंडी कम हो रहा है, मतलब पहले ठंडी ज़्यादा होता था, अब ठंडी कम हो रहा है, वर्षा ज़्यादा होता है, वर्षा कम हो रहा है, मतलब तापमान में परिवर्तन हो रहा है। ये सब कारण किसका है कि हमारा वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अब एक क्वेश्चन देखो, ताजमहल की सुंदरता क्यों नष्ट हो रही है, इसका कारण क्या है, किस कारण से ताजमहल की सुंदरता नष्ट हो रही है। मतलब तुम लोग जानता होगा ताजमहल जो है 7 अजूबा में एक अजूबा है, अजूबा बोलते हैं, मतलब कि ताजमहल को बनाने में ऐसा ताजमहल जो है बनाया है, एक कला ताजमहल है, लेकिन उसका रूपरेखा दिया गया है। मतलब ताजमहल पूरे पृथ्वी पर कोई दूसरा कोई नहीं बना सकता है, अभी वर्तमान में भी नहीं बना सकता है। एक बनाया कला ताजमहल, इसके रूप में बनाया है, ये तुम लोगों को सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया है। तो ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। आगरा में चारों ओर जो होती है वो क्या है, कल कारखाने स्थापित है। उस कल कारखाने से निकलने वाले जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड वो वायुमंडल में मिलती है, जलवाष्प साथ मिलती है, अम्ल बनाती है। वह अम्ल की वर्षा जो होती है ताजमहल पर पड़ती है और ताजमहल की जो संगमरमर होती है उससे अभिक्रिया करती है और उसकी सुंदरता को नष्ट कर देती है। चलो अब हम लोग चलते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। देखो वायु प्रदूषण किस समस्या को नियंत्रित करेगा। नियंत्रित करने के लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, दो चीज़ ज़्यादा प्रभावित करता है, प्रदूषण और जनसंख्या। दो ऐसा रीजन है, सारा प्रदूषण का जिम्मेवार जो है मनुष्य खुद है। मनुष्य की संख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो मनुष्य की मूल आवश्यकताएं बढ़ेगा। मान लो कि किसी घर में एक बच्चे हैं तो उसकी आवश्यकता एक रंग है, एगो कलम लेगा, एगो कॉपी लेगा, एगो किताब लेगा, एगो शर्ट लेगा, एगो पैंट लेगा, कुछ भी लेगा, एगो लेगा। यदि वो दो है तो दो के चाहिए उतना सामान। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है तो मनुष्य की आवश्यकता क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे ने जितना पर्यावरण चीज होता है उसी को क्षति करते हैं, उसी को क्षति करते हैं, जो कि सारा समस्या का जड़ होता है। अब उसी से सारा चीज प्रदूषण फैलता है। अब आगे देखो, इसका जो विधि है, घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग कोयला और लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अधिकांश घरों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, कोयला उपयोग नहीं करते हम लोग। कोयला उपयोग कहाँ किया जाता है, जितना भी होटल होगा वो अधिकांश होटल वाला जो है कोयला का उपयोग करता है। एक बार हीटिंग करेगा वो उपयोग अधिक समय तक कर लेता है। गैस में क्या हरदम जलते नहीं रहेगा, कोयला क्या होता है हरदम हीटिंग करते रहता है। तो ये कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसके जगह पर हम लोग एलपीजी गैस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस से प्रदूषक पदार्थ कम निकलता है। स्वचालित वाहन शीशा रहित, शीशा रहित मतलब कि उसमें जो पदार्थ होगा, पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है, पेट्रोल में शीशा नहीं होनी चाहिए। शीशा रहित, सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है स्वचालित वाहन में इंजन को नियमित देखभाल करनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा वाहन होता है जो अत्यधिक मात्रा में धुआं को उत्सर्जित कर रहा है, उसको क्या करना है कि नियमित उसका पार्ट को ठीक ठाक करेगा, नियमित उपयोग करेगा, जिससे कि वह कम मात्रा में प्रदूषक पदार्थ को उत्सर्जित करेगा, वायुमंडल को कम प्रदूषित करेगा। जैसे मान लो तुम लोग देखेगा दिल्ली शहर में जो वाहन जो है ज़्यादा प्रदूषक होता है, ज़्यादा समय का हो गया, उस सब पर बैन लगा दिया है। मतलब क्योंकि जितना पुराना गाड़ी होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, धुआं को उत्सर्जित करेगा, क्योंकि दिल्ली और ज़्यादा प्रदूषित है, वहाँ पर नियंत्रित करने के लिए किया गया है। अब आता है निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना है। अभी तुम लोग निकलेगा ना कहीं रोड पर या बाजार अड़ जाएगा ना, या कोई मेले अड़ जाएगा ना, वहाँ बेसी मोटरसाइकिलें को भीड़ जमा हो जाता है। गाड़ी में देखा इतना लोग गाड़ी खरीदा, इतना गाड़ी खरीदा है, नाम नहीं वो लोग जमा रहता है। मान लो कि वही सब गाड़ी को रोक करके एक सार्वजनिक जो एक बस होता है, उस बस का उपयोग करेगा जाने आने में, तो रुपया के साथ साथ वायुमंडल को भी क्या होगा, प्रदूषित होने से बचाएगा। तो इसलिए कह रहा है निजी वाहन, पर्सनल जो गाड़ी होता है, नहीं हमारी गाड़ी समझेंगे अपना स्कॉर्पियो से, हम अपना मोटरसाइकिल जाएंगे, नहीं कहता है। तो मैं नहीं चलबे चुनू मोटरसाइकिल, मतलब 500 पेट्रोल ढेर जले। हम लोग देखो, मेरा पर्पस खरीदने का था घास ढोने के लिए। हम लोग पढ़ाते थे, समय कम था, चलो पढ़ गए, घास लग चला है, यही हम लोग खरीदे थे। अब खरीद लिए तो उसको नहीं ना बेच रहे हैं, धरल है धरल है। अब जब जरूरत होगा तो उपयोग करेंगे, बेफिजूल नहीं है ना, बेफिजूल नहीं है ना, जाकर गांव का 4 चक्कर मार देंगे। हमें अच्छी आने वाला अगला समय का मुखिया हम ही नहीं खड़ा हो, बाकी जरूरी है तो अपने बाप के किए खड़ा हो जीतो। चलो, सबका अलग अलग काम है। दुनिया में यदि सब कोई बन जाएगा नेते तो वोट कौन देगा? तो नेता तो हम नेता न है, हम नेते। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम ढेर छोटे दे दी वोट। चलो देखो, एक होता है मुंह से बोलने वाला, एक होता है करने वाला, ठीक है? वही तुम लोग बोलने वाला होता है। तो सार्वजनिक वाहन का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, वायुमंडल में वायु प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखो, साइकिल चलाना 18 वर्ष से आयु से ज़्यादा वाला आयु के लोग को साइकिल चलाना फायदेमंद है। 18 वर्ष से कम आयु वाला बच्चे को साइकिल चलाना हानिकारक है। डायरेक्ट वो फेफड़े को ले लेता है। चला है साइकिल तो कोई सोचना बड़ी बात नहीं है। साइकिल चलाने से ब्लड लॉस होता है, ब्लड बच्चे चलाता है ना, दम सब दम लगा के चलाता है, जिससे ज़्यादा हानि होता है। साइकिल उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब साइकिल को हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक उपयोग करेंगे कार्यों में। जैसे मान लो आजकल कोई देखेगा ना, चल जा बगल में आटा चक्की पिसाने के लिए, आटा आता है ना गेहूँ पिसाने के लिए, अधिकांश लोग आता है माथा पर लेकर, हम देखते नहीं एक बराबर कोई आता है, हाल इज्जत है माथा पर लग जेबे, मैं फलना बाबू छिए। साइकिल अधिकांश मोटरसाइकिल पहुँच जाता है। रुपया लोग के घर में भर भर के भरल है, नाम नहीं बोलूं। मतलब कि साइकिल का उपयोग करने से वायु प्रदूषित नहीं होगा, क्योंकि वह अपना एक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। शरीर में ऊर्जा दिए चलेगा, ईंधन नहीं लगता है, इसलिए वायु प्रदूषित क्या करेगा, कम करेगा। बृहत पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मतलब अधिक पैमाने पर क्या करना चाहिए, वृक्ष को लगाना चाहिए।
जहाँ तुम लोग नदी किनारे जो है ज़मीन वहाँ लगा दो, रोड किनारे लगा दो, इसका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही मात्रा को नियंत्रित किया जा सकना चाहिए, मतलब जो बढ़ रहा है मात्रा उसको नियंत्रित करना चाहिए। उसके लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही एक ऐसा प्रकार है जिससे कि गैस को क्या कर सकता है, अवशोषित करेगा। मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जब बढ़ेगा उस मात्रा को कम हम लोग नहीं कर सकते। पेड़ पौधे प्रकाशन प्रक्रिया द्वारा ही कम करेगा। मतलब कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए एकमात्र ही साधन है, जितना मात्रा में तुम पेड़ पौधे लगा सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, काटने की ओर हैं। काट सकते हैं, लगा नहीं सकते। कल कारखाने की चिमनी की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, मतलब जो चिमनी धुआं जो है हमारे एरिया से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, ऊंचाई होने जिससे कि आसपास के स्थानों पर दूषित गैसों का कमी हो जाएगा, वायु कम प्रदूषित होगा। कल कारखाने को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए, मतलब जहाँ पर आबादी है उससे अलग कल कारखाने को स्थापित करनी चाहिए। इससे वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकता है, कम हो सकता है। आगे देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अब तुम लोग इस चीज़ को समझो, गैर मतलब होता है दूसरा, गैर मतलब क्या होता है, दूसरा। परंपरागत मतलब जो उसको लगातार हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सौर ऊर्जा होता है। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सूर्य का तुम जितना तितना ऊर्जा ले सकता है, कोई रोकने वाला कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं ले पाते हैं। सूर्य ऊर्जा को लेने के लिए हम लोग को अलग से एक से स्रोत लगाना पड़ता है, सौर पैनल लगाना पड़ता है, उससे ऊर्जा ले सकते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग जितना मात्रा में तुम कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद जल ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इस सब का बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि वायु को प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। आम लोगों को प्रदूषण पर इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानना, मतलब जो जनता है वायु जब प्रदूषित होगा उससे क्या क्या प्रभाव होगा उसके बारे में सामूहिक जानकारी देना चाहिए। चलो ये हो गया तुम लोगों को वायु प्रदूषण को हम लोग नियंत्रित करने के लिए उपाय। अब हम लोग आते हैं भोपाल गैस कांड। ये देखो बहुत खतरनाक कांड हुआ है, एक कांड बहुत खतरनाक हुआ है। इसमें बहुत सारा हजारों लोग मर गया है और हजारों लोग अपंग हो गया है। तुम लोग कभी कोई कंपनी में जाएगा तो जो कंपनी में बहुत सारा पदार्थ उत्सर्जित होता है, हानिकारक उत्सर्जित होता है, वहाँ पर सेंसर दिया जाता है। मतलब तुम यदि वर्कर है तो वह सेंसर तुम्हारे कलर में या तुम्हारे जेब में लगा रहेगा। वह सेंसर क्या करता है कि जैसे ही तुम जाएगा उस एरिया में तो वह यदि वहाँ पर जहरीली गैस निकल रहा है, वह जहरीली गैस जो होती है वह सेंसर उसको अटैच करती है कि यहाँ पर जो है फलना गैस निकल रहा है, जो कि वहाँ जाने पर मृत्यु हो जाए। मतलब कि जितना जहरीली गैस होती है वह गैस में ना कोई गंध होता है, कोई गंध नहीं होगा, ना कोई स्वाद होगा। अब मान लो यहाँ हम चल गए, ऐसा जहरीली गैस आ रहा है, हम शरीर में जा रहा है, हमको पता नहीं कौन गैस है। अब जो गैस महकता है, जैसे मान लो एलपीजी गैस, हम लोग जहाँ पर लीकेज हो जाता है वहाँ हम लोग देखते हैं उसका गंध आता है, क्योंकि एलपीजी गैस में गंध नहीं है। उस गंध को पहचानने के लिए मारकेप्टन, एथिल मारकेप्टन को मिलाया जाता है, एक रसायन को मिलाया जाता है जो कि दुर्गंध उत्पन्न करे, जो कि लोग जाने की गैस निकल रहा है। बल्कि एलपीजी गैस में ये उसका जो प्रमुख अवयव होता है उसमें कोई भी क्या होता है, गैस मतलब गंध नहीं पाई जाती है। ब्यूटेन होता है मुख्य अवयव एलपीजी गैस का, लेकिन उसमें जो है मेथिल मारकेप्टन जो होता है, मेथिल मारकेप्टन मिलाया जाता है जो कि वह दुर्गंध करे। तो जो कंपनी होती है जहाँ पर जहरीली गैस निर्माण हो जाता है उसको पहचानने के लिए लगाया जाता है सेंसर। तो ये जो भोपाल गैस कांड है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 2 या 3 दिसंबर, 2 और 3 इसलिए हो जाता है, मान लो जो घटनाएं मान लो रात में होगा, 12 बजे घटना हुआ, उस किसका दिन देगा। मान लो आज रात 12 बजे कोई घटना होगा, आज का डेट देगा, कल का डेट देगा। अब तुम लोग मान लो 11:30 बजे शुरू हुआ, वह 12:30 तक चलेगा। अब कौन डेट में होगा, भाई यो डेट में रहो, यो डेट में रहो, नहीं ऐसा कह सकते हैं। उस तब क्या कहेंगे, रात में 11:30 बजे से मान लो घटना हुआ, 12:30 बजे तक में हो गया,
कौन डेट करके बोली है? 1 तारीख बोली, 2 तारीख बोली। तो उसी तरह लिखा हुआ 2 और 3 दिसंबर को है 1984 ईस्वी में जो है मध्य रात्रि में घटी थी। मध्य रात्रि मतलब बीच रात बोले न, इसलिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कब वो लीकेज हो गया था, इसका लिपिड नहीं कितना बज कितना हुआ, मतलब रात में हुआ था, इसीलिए इसको 2 डेट में बोला जाता है। उसमें जो है यहाँ जो है एक कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी था वो जो कंपनी था दवाई बनाता था, कीटनाशक दवाई मतलब कीड़े मकोड़े के मारने वाला दवाई का निर्माण करता था। तो यह कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, उसमें जो है फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड, मतलब ये नाम है केमिकल का, जिसको शॉर्ट में MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो है जहरीली गैस का क्या हो गया, रिसॉर्ब हो गया। रिसॉर्ब का मतलब होता है कहीं से वह निकलना शुरू हो गया, बहना शुरू हो गया। अब ये गैस क्या था, कोई गंध का नहीं था, कोई स्वाद नहीं था, गैस निकल रहा है, किसी उसमें जो काम करने वाला था उसको पता नहीं था कि इससे गैस निकल रहा है, महकेगा तो पता चलेगा ना। वह जो है रिसॉर्ब हो गया, मतलब कि जिसका हजारों लोग मारे गए, मतलब जैसे वो निकल गया तो जो मजदूर वहाँ वर्क कर रहा था वो सांस के अंदर उसके चले गया, उसके फेफड़े में चले गया, फेफड़े में जाने के बाद जो है उसके फेफड़े में पानी जमा होना शुरू हो गया। जब फेफड़े में पानी जमा शुरू हो जाता है तो फेफड़ा वर्क करना कम कर देता है, सांस लेना बंद हो गया। तो कितना लोग जो है मर गया और कितना लोग अपंग हो गया, जो कि आज उस जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। हजारों लोग मरा। भोपाल गैस कांड, इसी कांड को हम लोग क्या बोलते हैं, भोपाल गैस कांड। समझ गया? चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये सब जो घटनाएं थी वायु के संबंधी, अभी तक जो तुम लोग जो पढ़ रहा था वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी ले रहा था। अब हम लोग जल के बारे में आते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में रखा गया है, वायु और जल का प्रदूषण। अब हम लोग देखते हैं जल प्रदूषक क्या है। आप बताओ, जल प्रदूषक मतलब कि कोई भी जल है जो हमारे लिए उपयोगी होता है या जीव जंतुओं के लिए उपयोगी होता है, उस जल में कोई अवांछनीय पदार्थ, हानिकारक पदार्थ यदि मिल जाएगा, वह जल जो होगा उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, जिसका उपयोग करने से क्या होगा, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाएगा। वैसा जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित जल होगा, नहीं होगा। कहता है कि अवांछनीय जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जीव होता है, जैसे मान लो जल लेंगे, जल में कोई कीटनाशक पदार्थ मिल जाए, मतलब कीटनाशक सूक्ष्म जीव मिल जाएगा, हानिकारक सूक्ष्म जीव मिल जाएगा, वो जैविक कारक हुआ। अजैविक मतलब कि उसमें आयरन मिल जाएगा, आर्सेनिक मिल जाएगा, वो हुआ निर्जीव। जैविक घटक होता है निर्जीव वाला, नहीं, जैविक घटक क्या हुआ, सजीव वाला हो गया, और अजैविक घटक क्या हो गया, निर्जीव। निर्जीव हानिकारक पदार्थ, जैविक घटक हो गया सजीव हानिकारक पदार्थ। तो सूक्ष्म जीव आता है, और जैविक मतलब जो पदार्थ होता है हानिकारक वाला, जिसमें जीव नहीं होता है, वो पदार्थ होता है। इसके मिलने से उनकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, वो जल प्रदूषण कहलाएगा। अब जल को प्रदूषित जो पदार्थ करेगा, जल को प्रदूषित करने वाला जो पदार्थ कराएगा, वो क्या कहलाएगा, जल प्रदूषक। अब जल को कौन कौन पदार्थ जो है वो क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो प्रदूषित करने वाला जो पदार्थ हुआ वह जल प्रदूषक होगा। देखो, जल प्रदूषण के स्रोत जो होते हैं 2 से बटा गया है, एक प्राकृतिक स्रोत होता है और एक मानव निर्मित स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब हुआ कि प्राकृतिक द्वारा खुद वह प्रदूषित हो रहा है, और मानव जनित मतलब क्या होता है, मानव जो अपने क्रियाकलाप करती है, उस क्रियाकलाप के द्वारा जो, जैसे मान लो कपड़े साफ करना या खेतों में कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो वो बह जाता है जल में। तो मानव के क्रिया के द्वारा जो होती है वो मानव जनित स्रोत होता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। प्राकृतिक से मान लो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद उससे बहुत सारा खतरनाक गैस निकलती है, बहुत खतरनाक पदार्थ निकलती है, जो जल में मिल करके जल को प्रदूषित करती है। अब ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो 2 स्रोत से जो होता है, क्या होता है, जल प्रदूषित होता है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक। अब आगे देखो, हम बता दी जल
प्रदूषण, वो जल प्रदूषण था, इसमें लिखने में गलती हो गया था, इसमें ये प्रदूषण होगा। कहता है जिस अवांछनीय पदार्थ के कारण, मतलब जिस पदार्थ के कारण जल क्या होती है, प्रदूषित होती है, दूषित हो जाती है। मान लो जल है, जल में हम लोग जो है मिला दिए आयरन, तो आयरन के कारण वो क्या हो गया, जल प्रदूषित हो गया। तो वो जो आयरन जो हो गया वो पदार्थ, वो जल को दूषित करने वाला पदार्थ हुआ। अब कोई जल है उसमें हानिकारक जीवाणु चल गया, कवक चल गया, मिल गया, उसमें जीवाणु उसमें पनप रहा है, वह जल जो में जो मिल गया, तो वो जो पदार्थ हुआ वो हानिकारक जीवाणु, वो क्या होगा, जल प्रदूषक। मतलब जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाएगा, जल प्रदूषक। आप आगे देखो, जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। अब जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। पहला आता है कि घरेलू वाहित मलजल, हम लोग घर में जो भी काम करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े साफ करते हैं या बर्तन को साफ करते हैं, जितना भी जैविक क्रियाएं करते हैं, उस क्रियाएं द्वारा जो पानी निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं वाहित मलजल। वाहित मलजल जो होता है वो झाग युक्त, काले युक्त होता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मिले होते हैं। ये हुआ, इसी को प्रभावित होने के बाद जो होता है नदी और तालाब में जाता है, जल को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। औद्योगिक अवशिष्ट, औद्योगिक अवशिष्ट मतलब क्या हुआ, कल कारखाने जहाँ होता है, स्थापित होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो कचरा बनता है, उस कचरा के या कचरा जो जल होता है या कचरा पदार्थ जो होता है, उसको जल में क्या करता है, प्रभावित करता है। तुम लोग देखेगा गंगा नदी किनारे बड़े बड़े शहर बसा हुआ है, अधिकांश जितना भी बड़ा शहर होगा वह किसी नदी किनारे बसा हुआ होगा, और वहाँ पर ही अधिक प्रकार के कल कारखाने स्थापित होगा। वो कल कारखाने से जो भी कचरा आएगा वो कहाँ प्रभावित होगा, जल में, और जल में मिलकर क्या करेगा, जल को प्रदूषित करेगा। कृषि रसायन, कृषि मतलब खेती करने में जो रसायन का उपयोग होता है, खेती करने में हम लोग रसायन करते हैं, कीड़कनाशी, कीड़े मकोड़े मारने वाला, खरपतवारनाशी, खरपतवार को मारने वाला, सफाई करने के लिए, यह हम लोग उसमें उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे यूरिया, डीएपी, पोटास जो भी चीज़ होता है इसको उपयोग करते हैं। ये रासायनिक उर्वरक होता है। ये जितना भी पदार्थ हम उपयोग करते हैं खेती करने में, पदार्थ को, वह पेड़ पौधा जो है कम मात्रा में ग्रहण करती है। अधिकांश जो वो मात्रा जो होती है वर्षा जल के साथ वो क्या चल जाती है, नदी में चल जाती है। मान लो हमारे गाँव में स्रोत था, जो खेत के जो मान लो उस पानी को हम लोग क्या करते थे, मतलब पीने योग्य करते थे। जब लोग क्या करता था, खेती बिना कोई कीटनाशक दवाई का, बिना कोई रसायन का, बिना खाद का करता था, तो वह पानी शुद्ध था। जब ये रसायन का प्रयोग जितना बढ़ गया है, वह सब पानी को क्या कर दिया, दूषित कर दिया। तो ये जल प्रदूषित के कारण क्या हो गया, कृषि रसायन, खेती करने वाला जो रसायन हो गया। औद्योगिक तापीय प्रदूषण, कुछ ऐसे औद्योगिक होते हैं, जैसे मान एक मशीन ले लो, कोई मशीन ले लो, मशीन चलाते हैं, मशीन को ठंडा रखने के लिए हम लोग जल लेकर प्रभावित करते हैं। जल उसके अंदर जाता है फिर निकलता है, जल इंजन को क्या करता है, ठंडा करता है। तो बहुत जगह औद्योगिक क्षेत्र में जो होता है वह जल को उपयोग करता है तापीय, वो फिर गर्म पानी को क्या करता है, प्रभावित कर देता है नदी में, वो प्रदूषित हो जाता है। मतलब तापमान बढ़ गया तो उसमें साथ साथ प्रदूषक पदार्थ जा जाता है जो कि जल को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। अब आता है जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव। अब जल जब प्रदूषित होगा क्या क्या हानिकारक प्रभाव डालेगा वो तुमको देखना है। देखो, जल प्रदूषित से सेवन से मनुष्य में पीलिया, पीलिया मतलब समझता है रोग, हाथ और पीला हो जाता है, पीलिया रोग कहलाता है। हाइजा, नहीं समझता है, इससे लोग उल्टी, बार बार उल्टी होता है, बार बार दस्त होता है, उल्टी दस्त होना हाइजा होता है। पेचिस, बार बार पतला पैखाना होता है, इसको पेचिस हो जाता है, पेट में मरोड़ के साथ होता है। अब आता है अतिसार, ये अतिसार में यही क्रिया, पाचन संबंधी क्रिया। मान लो जल, दूषित जल पिएंगे तो हमारे आमाशय और आंत को प्रभावित करने वाला जो जो रोग होगा वह सब रोग किससे होगा, दूषित जल का सेवन करने से। मतलब जल जब दूषित होगा तो ये सब बीमारी उत्पन्न होगा। आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करने से, आर्सेनिक मतलब कि एक जल में मिलने वाला एक हानिकारक पदार्थ है और जैविक पदार्थ है
जिससे कि चर्म रोग होता है। चर्म रोग, किसी किसी का त्वचा जो होता है उजला हो जाता है, किसी किसी को उजला में रंग बदल होता है, सकता धक्का आ जाता है, चर्म रोग हो जाता है, नोचनी खुजली, दाग खुजली जो होता है, ये सब चर्म रोग के अंदर आ जाता है। फेफड़े का कैंसर, फेफड़ा में कैंसर हो जाता है। कैंसर होने का मतलब घाव हो गया, वो घाव नहीं छूटेगा, कितना दवाई खाएगा तो ये सब प्रभाव के रोग हो जाते हैं। शीशा युक्त जल का सेवन करने से, याद रखना हमारे मैदानी क्षेत्र में जलों में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, जो कि इधर तुम लोगों को ज़्यादा लोग को कैंसर हो रहा है। कैंसर होने का मुख्य रूप से हम लोग जल में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है। शीशा युक्त जल का सेवन करने से जो होती है पागलपन, मतलब दिमाग उसका हाफलेस हो जाता है, मस्तिष्क और किडनी की बीमारी हो जाती है, किडनी संबंधी बीमारी होती है जब तुम्हारे जल में शीशा मिला हुआ रहेगा। अब शीशा रहित मतलब तुमने समझो कि हम लोग शीशा जो फोड़ते हैं ना, वो फोड़े जमीन के अंदर जाता है तो वो शीशा होता है, वो शीशा नहीं होता है। कुछ ऐसे द्रव तत्व होते हैं जो हमारे मिट्टी में मौजूद होता है, जल में घुला हुआ रहता है, वह शीशा रहित जल होगा तो वो पिएंगे तब ये प्रक्रिया होगा। अब आता है पारा युक्त जल। अब कुछ जल में पारा पाया जाता है, मतलब पृथ्वी पर सारा जीवाश्म के रूप में पाया जाता है जितना भी तत्व, यदि वो पारा युक्त जल है तो मछलियों को खाने पर तो क्या होता है, मीनामाटा नामक क्या होता है, बीमारी होती है। ये बीमारी है जो कि तुम लोगों को जनन संबंधी बीमारी समझ लो, वो बीमारी को प्रभावित करता है। फ्यूराडायुक्त जल जो होता है सेवन करने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। फ्लोरिस होता है, फूल जाता है शरीर में, उसकी क्रिया को होता है जल का सेवन करने से। जल प्रदूषित से भूमिगत जल में भी प्रदूषित होती है, मतलब जब जल प्रदूषित होगा हमारे पृथ्वी के अंदर जो संचित जो जल है वह जल भी क्या होती है, प्रदूषित होती है। सुपोषण, सुपोषण के कारण जो होती है जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। मतलब कि जब जल प्रदूषित होगा जल में जो ऑक्सीजन का लेवल होगा, क्योंकि जल बनता है H2O, इसमें ऑक्सीजन एक ही परमाणु है, उसकी लेवल जब कम हो जाएगा तो जल का जीव जंतु भी हानिकारक हो जाता है, जल में रहने वाले, और उसका हम उपयोग करेंगे तो वो भी हानिकारक हो जाएगा। तो जब जल प्रदूषित होगा तुम लोगों को ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हमारे यहाँ जो होती है तुम लोगों को ये बीमारी होगा, ये बीमारी होगा, ये सब बीमारी सब तुम लोगों को यहाँ हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जल में ये सब नहीं पाया जाता है। अधिक मात्रा में क्या होता है, आर्सेनिक पाया जाता है, और ये सब जो है जल दूषित जल प्रयोग किए तो ये सब बीमारी होगा। और जो डिब्बा वाला दवाई ढोढो पीता है ना, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जहाँ जहाँ शरीर में जोर है जहाँ जहाँ दर्द हो जाएगा। डिब्बा वाला पानी सबसे खतरनाक है। तुम लोगों को पीने में जो अच्छा लगे, स्वादगर जो लग जाए, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, विज्ञान बोल रहा है। कोई डॉक्टर यहाँ चल जाएगा हमारा डरा डरा हम दर्द करे, पहले पूछेगा डिब्बा वाला पानी पिए छो, डायरेक्ट वो पहले पूछता है। वो पानी में कुछ नहीं है, सिर्फ क्लोरीन है, क्लोरीन पी रहा है तुम, क्लोरीकरण किया हुआ है, बहुत हानिकारक। उससे अच्छा 1500, 2000, 3000 में देता है, कैंट को लगा लो, अपना अनुसार से उसका TDS सेट करो और उसका पियो। एक बार लगा दो कि 10 साल तक उसमें कुछ बदलना नहीं है, और दो डिब्बा लेकर धोना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो डिब्बा वाला पानी बहुत खतरनाक होता है, उसका TDS नापेगा ना। हमारे गांव में जो लोग कैंपस में जी रहा है, TDS 25, 30, 35 इतने TDS है, और कहीं पड़ेगा 150 से कम TDS का पानी पीने से वो बीमारी होगा, बहुत ज़्यादा बीमारी। आप जिसको घर में जो डिब्बा वाला पानी पिए हमारे पास मशीन से ज़्यादा वो चेक करिए, यदि 30% ज़्यादा TDS होगा तब फिर तुम कहना। कंपटीशन में हमर पानी बिके है, स्वादगर लगते कहते हमर पानी बिके, TDS को कम ही कर दिया है। चले पानी में नहीं तो कुछ अपने स्वादगर पानी होता। चलो जल प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। नियंत्रित करने के उपाय देखो, हम लोग घर में जो बाहित मल जल है, औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ है, उसको बिना उपचारित किए क्या करेंगे, जल स्रोत में प्रवाहित नहीं करेंगे। मतलब पीने के लिए व्यवहारिक जल स्रोत का स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए रोक, मतलब जो जल पीने योग्य है उसका उपयोग हम लोग जल बाहरी स्रोत होता है उस जल स्रोत में स्नान करने और कपड़ा धोने पर रोक लगाना चाहिए। मान लो जहाँ पर जल का स्रोत है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, वह उसमें जो कपड़ा साफ करना होता है या स्नान करना होता है उस पर रोक लगाना चाहिए। जो स्वच्छ जल है, जैसे कोई लोग होता है अच्छा नदी है
उसमें यदि उपयोग करेगा तुम लोग कभी चल जाएगा कुछ जहाँ पर स्विमिंग पूल होता है, वहाँ स्विमिंग पूल में तुम नहा सकता है लेकिन शैम्पू नहीं लगा सकता है, साबुन नहीं लगा सकता है, वहाँ पर रोक लगा रहता है, लिखा रहता है, लगाना मना होता है। नदियों में शवदाह गिरी, मतलब कि जो लोग लहा जला कर कहाँ फेंकता है, नदियों में फेंका, राख फेंकता है, लोग कहता है जिंदों का मार गया है उस लहास को क्या करता है, फेंक देता है। राख अस्थियों मृत जीव जंतुओं के अवशेष के क्या करता है, नहीं डालना चाहिए, नदी में नहीं डालना चाहिए। कल कारखानों को नदियों के आसपास स्थापित नहीं करनी चाहिए, जहाँ कल कारखाना है नदी के निकट स्थापित नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। खेतों में जो रासायनिक उर्वरक होता है या कीटनाशक प्रयोग होता है, इसका कम से कम मात्रा में उपयोग करनी चाहिए, जिससे जल प्रदूषित कम होगा। कल कारखाने से निकालने वाले गर्म जल को ठंडा करके तालाबों में प्रवाहित करनी चाहिए। मतलब जो निकलता है कल कारखाने से गर्म जल, उसको ठंडा करके ही क्या करना चाहिए, प्रवाहित करनी चाहिए। अब ये आता है जल का शुद्धिकरण। जल को हम लोग किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, देखो शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या होती है। तुम लोग सिंपल प्रक्रिया समझो जल को शुद्ध करने का। हम लोग जल को पहले गर्म कर लो। जल को जब हम गर्म कर लेंगे तो जल में जो अवांछनीय पदार्थ होगा वह उसमें अलग होना दिखाई पड़ जाएगा। तुम कल से चापाकल से पानी निकाल के तुम गर्म करना, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो अवांछनीय पदार्थ है उससे अलग अलग होना शुरू हो जाता है। जब पानी को गर्म कर लिया, उबाल करके उसको सूती कपड़े से 7 परत में क्या करना है, छान लेना है। छान लेने के बाद जो है जो बचेगा पानी उसको एक सुराही या घड़ा में रख करके ठंडा कर लेगा, उस पानी का उपयोग करो, ये सब ज़्यादा शुद्ध होता है। लेकिन हम लोग जो प्रक्रिया होता है शुद्ध करने का वो देखो, तुम लोग कभी रांची चल जाएगा, रांची में लोग समरसेबल गलाता है, पानी का लेवल बहुत नीचा है, तो लोग अधिकांश वहाँ सप्लाई वाला पानी आता है। सप्लाई वाला पानी आता है, वहाँ एक डैम है, वो डैम में पानी जो होता है वो जमा है, वो पानी को लेता है, शुद्ध करता है, फिर वो पूरे रांची में सप्लाई करता है। फिर जितना भी है रांची में जो प्रयोग किया जल होता है वो फिर जल को एक नाला के माध्यम में फिर वही डैम में गिराता है। मतलब समझो एक डैम है, बीच में नदी है, इसी में लगा दिया संयंत्र, इससे पानी लेकर के पूरा सप्लाई रांची कर दिया, पूरे रांची में कर दिया, ठीक है। फिर रांची के लोग जितना भी उपयोग किया जल उस सब को नाले द्वारा जो है फिर इसी में क्या करेगा, प्रवाहित करेगा, इधर से प्रवाहित करेगा, इधर करेगा, फिर पानी यहीं आ गया, फिर वो पानी को फिर शुद्ध करेगा, फिर सप्लाई करेगा। मतलब आज जो तुम पानी को स्नान करने में उपयोग किया, कल हो सकता है उसी जल को तुम पीने में उपयोग कर सके। इतना खतरनाक। शहर में सब पानी का बहुत किल्लत होता है, लोग पानी पीने के लिए नहीं देता है दूसरे को। मालपुर मटवा वाला पानी देते हो, कल से लाख पानी देते हो नहीं देगा। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, छानेंगे, पानी को छानेंगे। इसका पहला चरण जो होता है, जल को महीन छिद्रों वाले छानने वाले उपकरण द्वारा क्या करते हैं, उससे गुजारते हैं। उससे गुजारने के बाद जो होता है उसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं वो अलग हो जाता है। जल में उपस्थित बड़ी अशुद्धियाँ क्या होती है, जैसे पत्ता होगा, मिट्टी होगा, कंकर पत्थर जो होगा, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। पहला प्रक्रिया हम लोग क्या किए, छान लिए। दूसरा प्रक्रिया क्या किए, अवसादन करते हैं, पानी को क्या करते हैं, एक जगह स्थिर कर देते हैं। उसमें जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे निलंबित कण होगा, वह कण क्या होगा, पेंदी में जमा हो जाएगा, पेंदी में जमा हो जाएगा, और ऊपर से साफ पानी को निकाल लेंगे। उस साफ पानी को फिर एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा जो होता है, बारीकी छिद्र द्वारा जो है फिर स्थानांतरित किया जाता है। फिर उसमें जीवाणुनाशक मतलब उसको क्लोरीकरण किया जाता है। क्लोरीकरण करने के बाद जो उसमें मौजूद जो होता है हानिकारक जीवाणु वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है। फिर उसका आसमन किया जाता है। आसमन का मतलब जल को उबाल करके फिर ठंडा किया जाता है और वह जल शुद्ध हो जाता है। अधिक मात्रा में शुद्ध करना होगा तो क्लोरीकरण करने के बाद जो अधिक मात्रा में शुद्ध करेगा। इतना प्रक्रिया करने के बाद, छानने के बाद, अवशोधन करने के बाद, फिर उसको पहन छिद्र छानन करने के बाद जो है फिर हम लोग कीटाणु नाश कर देंगे। तो उस पानी को हम लोग जब गर्म करेंगे,
गर्म करके वाष्प द्वारा संघनित करके उपयोग करेंगे, वो सदा शुद्ध हो जाएगा। ये हुआ जल का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें तुम लोगों को 5-6 क्वेश्चन और रह गया है, कल खत्म होगा। ठीक है, अब तुम लोग छुट्टी कर सकते हैं।